लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी बची हुई हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वो कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी की डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, तो आज जो बाकी बची हुई वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पेज नंबर 63 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। पहले हम इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 10 units। इसमें लिखा है कि एरिया किसी रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, मतलब जितना भी एरिया पहले था 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर दे और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में लिखा है if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, और दूसरी सिचुएशन में लिखा है अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही 3 और 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली से इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया भी 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेट करा लेंथ एंड ब्रेड्थ बी x and y यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ को हमने x यूनिट्स मान लिया और ब्रेड्थ को हमने y यूनिट्स मान लिया। केस 1 पे आते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ था। अगर हम एरिया देखें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू y। सिंपल सी चीज है। अब उसने बोला कि एरिया 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो एरिया है 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है अगर, चलो आसान तरीके से बताता हूं। पहले देखते हैं क्या है। लेंथ जो है वो 5 यूनिट से कम कर दी गई, तो न्यू लेंथ हमारे पास क्या आ गई? पुरानी वाली लेंथ में से 5 यूनिट माइनस कर दिए। और न्यू ब्रेड्थ क्या होगी? y प्लस 3, क्योंकि ब्रेड्थ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया गया। तो न्यू एरिया क्या होगा? न्यू एरिया वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुराने वाला एरिया 9 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है, तो हमने जो नया एरिया आया उसको इसके इक्वल रख दिया। ये नया एरिया आ गया और ये एरिया पुराने वाले एरिया से 9 यूनिट्स कम है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, xy minus 9 this into this again xy this into this 3x minus 5y minus 15, xy से xy कैंसिल हो गया। 15 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 15 प्लस हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस y। तो एक इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम केस 2 पर आते हैं। केस 2 पे क्या बोला गया? न्यू लेंथ जो है वो क्या हुई? x और y दोनों को ही 3 यूनिट से बढ़ा दिया, x को जो है वो 3 यूनिट से बढ़ा दिया गया। दूसरे केस में इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो हमने x को 3 से बढ़ा दिया और न्यू ब्रेड्थ जो आई वो हमारे पास आई न्यू ब्रेड्थ y प्लस 3। अब जब हम एरिया निकालेंगे न्यू एरिया तो वो क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, और नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया में 67 ऐड करके आएगा, यानी कि पुराने वाला एरिया 67 से इंक्रीज हो जाता है, तो हमने इसको इसके इक्वल रखा। अब जब हम ओपन करेंगे इसको भी दिस इज y प्लस 2, दिस इज y प्लस 2। ब्रेड्थ जो है वो 2 से इंक्रीज हो रही है और लेंथ जो है वो 3 से इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। किसी भी मेथड को यूज करके आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हो और वो डायमेंशंस होगी। पेज नंबर 67
पेज नंबर 67, एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। हम सारे पार्ट्स करेंगे और सारे ही पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो, जब मैं आपको जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, उस असाइनमेंट में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो मैं अपने आप डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल इन्हीं टाइप के होंगे। फिगर्स बदलेंगी, आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चैप्टर फिनिश होने वाला है हमारा, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और जो भी डाउट्स आएंगे मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, एक बार फिर से ध्यान से देखना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। यानी कि डाउन स्ट्रीम जब वो जाती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं 20 किलोमीटर कवर करने में, और जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो उसको सिर्फ 4 किलोमीटर लगते हैं 2 घंटे चलने में। तो बताओ उसकी स्पीड जो है वो कितनी है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट भी बताना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करता हूं। ऐसा क्यों बोला गया है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसको 2 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, और अपस्ट्रीम जा रही है तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर कर पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन अब समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर एक रिवर बना रहा हूं इस तरीके से, ये एक रिवर चल रही है। अगर मैं इसके ऊपर एक बोट को रख रहा हूं, छोटी सी नाव, और इसमें एक पर्सन को मैंने बिठा दिया, और जो करंट है, करंट का मतलब होता है नदी का बहाव, करंट। तो ये जो करंट है यहां पर वो इस तरफ चल रहा है। तो अगर आप बोट को रो नहीं भी करोगे तब भी बोट करंट के साथ साथ आगे बढ़ेगी, सिंपल सी चीज है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जोर लगा दोगे तो बोट जो है वो करंट की स्पीड में अपनी स्पीड को ऐड करके और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसलिए जब हम करंट के साथ साथ चलते हैं, जब हम करंट के साथ साथ चलते हैं तो उसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और जब हम अगेंस्ट करंट चलते हैं, ऑब्वियसली बात है नदी का बहाव इस तरफ है और मैं अपनी जो बोट है उसको उस तरफ लेके जा रहा हूं। नदी का बहाव इस तरफ है लेकिन मैं अपनी बोट को उस तरफ लेके जा रहा हूं। तो अब आप खुद समझो, आप खुद सोचो कि जब मैं उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूंगा, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूंगा, तब भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी किसकी स्पीड से, करंट की स्पीड से। करंट मुझे इस तरफ धक्का मार रहा है, मैं अपनी बोट को उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मेरी स्पीड कम होगी ना। इसलिए अपस्ट्रीम जाते वक्त इसलिए ध्यान रखना कि अपस्ट्रीम जाते वक्त हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी वजह से हम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं सेम टाइम में। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया जब हम नदी के बहाव, नदी के करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, और अपस्ट्रीम हो गया जब हम उल्टा चल रहे हैं। दिस इज अपस्ट्रीम। मैंने एरो बना दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और एक और एग्जांपल ले सकता हूं, नदियां कहां से आती हैं, पहाड़ों से। तो पहाड़ों से बर्फ पिघल कर नदियां नीचे की तरफ बह रही हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं डाउनस्ट्रीम। और जब मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो दैट इज अपस्ट्रीम। तो मैं इससे भी अपना आइडिया लगा सकता हूं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है। नदियां जो है वो सारी माउंटेन से आइस पिघल कर नीचे की तरफ आ रही हैं, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, दैट मींस डाउनस्ट्रीम। और जब वो ऊपर की तरफ, अगर हम उसकी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ देखेंगे, उल्टा बहाव की तरफ चलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम। तब अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं। देखो, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो मान लिया x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। ध्यान से समझना,
और स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, यानी कि नदी का बहाव, उसको मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझना, स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी कि जो बोट की स्पीड है उसमें नदी की जो बहाव है उसकी स्पीड ऐड हो गई, तो इसलिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मेरी बोट की स्पीड में से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि वो मुझे रोक रहा है। तो ये मेरी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आ गई। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको याद रखना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको कितनी देर लगती है? 2 घंटे। किस स्पीड से चलने पर? इस स्पीड से। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 20। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 घंटे में। और कितना क्या स्पीड आ रही है? x प्लस वाई। ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई कितना आ गया? 10। ये पहली इक्वेशन। दूसरा, स्पीड कितनी थी उसकी? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 4 किलोमीटर का। कितनी देर में? 2 घंटे में। और स्पीड क्या थी उसकी? x माइनस वाई। तो यहां से x माइनस वाई कितना आ गया? 2। दोनों को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लोगे तो स्पीड ऑफ बोट भी आ जाएगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ जाएगी, जो आप लोगों को निकालना था। जल्दी से नोट करो, अगर कोई डाउट है तो मैसेज डालो। पेज नंबर 65 एंड एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें लिखा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। दोबारा से, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब एक बोट जा भी रही है और आ भी रही है और टोटल टाइम दिया हुआ है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। तो लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट bx किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम by किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने अब फिर से बता रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम दिया हुआ है आने जाने का। तो आप देखो, टाइम वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। स्पीड कौन सी लेंगे? 30 किलोमीटर उसने करा अपस्ट्रीम, यानी कि स्पीड लेंगे ये अपस्ट्रीम वाली। तो देखो ये आ गया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम अपस्ट्रीम जाने में। और डिस्टेंस ट्रेवल किया 44 का और स्पीड कितनी थी? x प्लस वाई। और टोटल टाइम कितना लगा? 10 आवर्स। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सा काम किया मैंने। डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। स्पीड अपस्ट्रीम कितनी थी? x माइनस वाई। तो ये एक टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना था? 44 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी? x प्लस वाई। तो ये दूसरा टाइम आ गया। और उसने क्वेश्चन में बोला दोनों टाइम मिलाकर 10 घंटे थे, तो 10 आवर्स के फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने घंटों में पूरा करते हैं? 13 घंटों में। और एलिमिनेशन के मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, यूवी लेके करने वाले। आप लोग फिर से इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u ले लेना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v ले लेना। एक इक्वेशन 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। एक इक्वेशन 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13 आ जाएगी। आप इन दोनों को सॉल्व करके
एक्स और वाई निकाल लेना, यानी कि स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 67 अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड पार्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। इसमें लिखा है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इन्होंने क्या बोला कि 2 वुमेन और 5 men मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में खत्म करते हैं। वाइल 3 वुमेन और अगर 6 men को लगा दिया जाए तो वो 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो बताओ कि कितना टाइम एक वुमेन को लगेगा फिनिश करने में वर्क और कितना टाइम एक आदमी को लगेगा फिनिश करने में वर्क। सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर 2 वुमेन और 5 men को एक काम पे लगाया। जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बन रही है, मजदूर लगे हुए हैं और एक दीवार खड़ी करनी है। अगर मैं दीवार खड़ी करने के लिए 2 वुमेन को और 5 men को क्या कहते हैं लगा देता हूं उस काम पर, तो वो उस दीवार को खड़ी करने में, क्योंकि ईंटें भी लगानी है, सीमेंट भी लगाना है, मिक्सचर भी तैयार करना है, तो वो 4 दिन लगाते हैं 5 लोग मिलकर। और 5 लोगों का कॉम्पोजिशन कैसा है कि उसमें 2 तो वुमेन है और 5 जो है मेन है। और दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि मैंने वुमेन जो है वो 3 कर दी और मेन जो है 5 से 6 कर दिए, मतलब एक एक बढ़ा दिया, तो उनका 1 दिन बच गया। यानी कि मैन पावर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ डेज कम हो गए, क्योंकि काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया। अब वो कह रहा है बताओ अगर एक आदमी को काम करने के लिए लगा दे कि दीवार बना, तो वो कितने दिन में लगाएगा, कितने दिन लगाएगा, और एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा, एक वुमेन को और एक मैन को कितना टाइम लगेगा उसी काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में। तो हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट या फिनिश द वर्क बाय 1 man bx। पहले वुमेन ले लेते हैं। नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाय 1 man, उसको y ले लेते हैं। किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको x डेज लग रहे हैं और इसको y डेज लग रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से समझना कि वर्क डन बाय 1 वुमेन, थोड़ा ध्यान से समझना, इन 1 डे कितना होगा 1/x। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे 4 दिन लगते हैं काम को खत्म करने में, तो मैं 1 दिन में कितना काम खत्म करूंगा, इस 4 दिन का 1/4। तो वही लिखा कि वर्क जो है डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, वो कितना होगा 1/4, मतलब 1/x। इतना काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा काम जो कंप्लीट होता है वो कितने में होता है, x डेज में। तो एक वुमेन को 1 दिन में कितना काम कर पाएगी, वो जितने भी दिन लगेंगे उसका 1/x। ऐसे ही वर्क डन बाय 1 man इन 1 डे, वो आ जाएगा हमारा 1/y। ये ध्यान रखना, ये 1 दिन का एक वुमेन का काम, ये 1 दिन का एक मैन का काम, इतना होगा। अब हमने कितने वुमेन लगाए, हमने लगाई 2 वुमेन, तो 2 वुमेन 1 दिन में कितना काम करेंगी 2 1/x, सिंपल सी चीज। और हमने लगाए 5 मैन, तो 5 मैन मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे 5 × 1/y। और उनका वैसे टोटल काम 2 वुमेन और 5 मैन का काम कितने दिनों में खत्म होता था 4 दिनों में, तो वो 1 दिन में कितना काम कर पाएंगे 1/4 काम। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/x 5/y = 1/4। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे कि अब 3 वुमेन ले ली तो वो 1 दिन में इतना काम करेंगी, 6 मैन ले लिए वो 1 दिन में इतना काम करेंगे। अब उनका काम जो है 3 दिन में कंप्लीट होता था, तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा 1/3। तो मैंने 1/3 कर दिया, तो यहां से दूसरी इक्वेशन आ गई 3/x 6/y = 1/3। इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लेना एंड दैट्स इट। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेज नंबर 68, एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर 1।
ऐसा मत सोचना कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में लिखा हुआ है दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सोचकर इस एक्सरसाइज को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एग्जाम इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार हम रीड करते हैं। 3.7 एक्सरसाइज ऑप्शनल एनसीईआरटी का। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3, यानी कि अनी और बिजू की एजेस में 3 साल का डिफरेंस है। अनी के जो फादर हैं धर्म, वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर हैं वो अनी से ट्वाइस है एज में, और बिजू जो है वो अपनी सिस्टर से ट्वाइस है। बिजू अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, यानी कि उसकी सिस्टर बिजू की एज की आधी एज की होगी। ठीक है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। तो फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। ये अनी बिजू की जगह ए बी भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो मैं यहां पर लेट कर रहा हूं कि लेट एज ऑफ अनी बी x इयर्स, और याद रख लो ये प्रेजेंट एज होती है, मैंने पहले भी बताया था। एज ऑफ बिजू ये y इयर्स ले ली, और ये भी मैंने क्या बोला, प्रेजेंट एज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनी और बिजू की जो एजेस हैं उनमें जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो 3 साल का है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल था, अनी और बिजू की एजेस में डिफरेंस है 3 साल का, वही मैंने लिख लिया। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। आगे लिखा है कि अनी के फादर धर्म अनी से ट्वाइस है, तो मैंने लिखा धर्म्स एज इज इक्वल टू 2x। धर्म की एज अनी की एज से ट्वाइस है, तो 2x। और मैंने लिखा कैथी की एज, कैथीज एज, और कैथी जो है वो बिजू से हाफ है, क्योंकि लिखा है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज बिजू की सिस्टर बिजू से हाफ है, तो मैंने लिखा y बाय 2, क्योंकि बिजू की एज मैंने क्या लेट करी थी y, तो उसका हाफ कर दिया तो y बाय 2। अब बोला क्या गया है कि धर्म की एज और कैथी की एज में जो डिफरेंस है वो 30 सालों का है, और ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स इट। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो।